सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित विषय की तैयारी लगातार करा रहा हूं और इसमें आपके जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर बन सकते हैं उन सभी पेपर्स को मैं बना रहा हूं यहाँ पे, और आपकी प्रैक्टिस कराना, आपको तरह तरह के प्रश्नों से परिचित कराना, यही मेरा उद्देश्य है। और आप खुद को आंक पाएं कि हाँ मेरा कितना स्कोर हो रहा है, खुद प्रैक्टिस कर पाएं, यही हमारा उद्देश्य है यहाँ पे। तो देखिए, इससे पहले 3 मॉडल पेपर मैं करा चुका हूँ, यह आपका चौथा मॉडल पेपर है आज का। और इससे सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए सभी अपने दोस्तों में, कम से कम 5 मित्रों में शेयर करिए जो आपके खास मित्र हैं, और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और क्लास को लाइक कर लीजिए। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं, मैंने पूरा सिलेबस आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है। वो क्लासेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मैथ का। वह क्लासेस, मैथ के सामने एक लिंक है, वह प्लेलिस्ट का लिंक है। प्लेलिस्ट का लिंक मतलब कि उसमें पूरा मैथ की जितनी भी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हैं सभी देखने को आपको मिल जाएंगी। क्लासेस राजन पवन सीरीज पूरा सॉल्व करा दिया है मैंने। जितने भी आज तक आपके पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग 6-7 वर्षों के मैंने सॉल्व करा रखे हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही मास्टर क्लास जो मैंने ले रखा है वह देखने को आपको मिल जाएगा। एक ही क्लास में मैंने पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया है। तो इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी चैनल पे, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सारी तैयारी मैंने कराई है ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करें और आगे चल करके देश के भविष्य में अपना योगदान दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पेपर को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है? अब देखिए, 3/5 का आप मान निकाल लो, कितनी वैल्यू इसकी होगी। 5 से 3 में भाग करेंगे जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30, और 30 में भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 0.6 जो हो जाएगा वह 3/5 का मान कितना आ जाएगा? 0.6। तो इस तरीके से 0.6 मान आ जाएगा इसका। और जो ऑप्शंस में दिए गए हैं परिमेय संख्याएं, इनका मान निकाल लेते हैं। देखिए, 10 से भाग करेंगे 4 में तो 0.4 मान आ जाएगा, और इसका ऋण में 0.4 आएगा, ऋण 0.4। और इसका देखिए 10 से भाग होगा तो 0.6, और इसका 10 से भाग होगा तो 0.7। तो 0.6 से बड़ा कौन है यह यहाँ पे हमको देखना है। यह नहीं है, यह नहीं है, और यह बराबर है तो बड़ा नहीं है। ठीक, तो बड़ा क्या है? 0.7। तो 7/10 जो परिमेय संख्या है वह परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है क्योंकि। अब देखिए, यहाँ समानुपात चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? समानुपात चेक करने के लिए इस तरीके से समानुपात में संख्याओं को लिखते हैं, और जो बाह्य पद होते हैं उनका जो गुणा होता है वह मध्य पद के गुणा के बराबर होता है। यानी कि 25 का गुणा जो 1000 में करके जो मान आएगा वही मान आना चाहिए 75 का गुणा करके 500 में। ठीक है, तो अब आप गुणा करोगे 25 का 1000 में तो आएगा 25,000। अब 75 का गुणा करोगे आप 500 में तो वो आता है 37,500, 37,500, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे यह समानुपात में नहीं है क्योंकि यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बाह्य पद नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। तो यही जो स्टेटमेंट है ऑप्शन बी में, जो बाह्य पदों का जो गुणनफल है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, यही कारण है कि यह चारों समानुपात में नहीं है। ठीक है, और बाकी आप देखोगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल है, तो ये ऑप्शन गलत है। और मध्य पदों का जो गुणनफल है वह दिखा रहा है
3750 है, तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। बी जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है कि बाह्य पदों का जो गुणनफल है वह बराबर है, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इस वजह से यह समानुपात में नहीं है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगने के बराबर होगी। अब बोला साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगने के बराबर होगी। तो कोई धनराशि है, यहाँ पे समझिए कोई धनराशि P है और पूछ रहा है कि किस दर के हिसाब से 8 वर्ष में वह धन दोगुना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इंटरेस्ट जो ब्याज है, ब्याज कितना मिला, दोगुना हो जा रहा है धन, यानी कि पहले P था बाद में 2P हो गया, तो ब्याज कितना आया P, यानी कि साधारण ब्याज जो मिला वह P मिला। अब साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वह होता है PRT/100। अब साधारण ब्याज का ही मान कितना है, P है, और मूलधन भी P है, और रेट दर कितना है, दर यही तो हमको निकालना है, R इंटू T कितना है 8 है और बटे 100। ठीक, अब यहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, P में 100 का गुणा होगा और बटे बाकी सारी चीजें भी बटे में चली जाएंगी, P गुणे 8। अब देखिए P से P कट जाएगा और ये बच जाएगा 100/8। अब 100/8 4 से ऊपर नीचे काटिए तो ये 25 और ये 4, 25/2 ये 2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, 25/2, जिसको लिखा जा सकता है 12 सही 1/2%। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिएगा 12 सही 1/2% ऑप्शन डी में दिया गया है, यानी कि 12.5% जो होगा वह ब्याज लगेगा, तब जा करके 8 वर्ष में यह धन जो होगा मूलधन वह दुगना हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, घन में 6 फलकें होती हैं जिसके प्रत्येक फलक होती हैं त्रिभुजाकार, गोलाकार, वर्गाकार, उपरोक्त सभी। देखिए आप सभी को पता है घन में 6 फलक होते हैं। जो आपकी लूडो की गिट्टिक होती है वह घनाकार होती है और उस पे हर तरफ आपके नंबर लिखे होते हैं 1 से 6 तक, वही 6 फलक होते हैं। और केवल एक फलक को आप देखें तो वह वर्ग के आकार का होता है, वर्गाकार होता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वर्गाकार, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है चालू खाते पे, बचत खाते पे, सावधि जमा खाते पे, आवर्ती जमा खाते पे। तो देखिए चालू खाता जो होता है उस पे तो बैंक कुछ भी ब्याज नहीं देता है, क्योंकि यह लोग बिजनेस के लोग जो होते हैं वह खुलवाते हैं और पैसा यह लगातार ट्रांसफर करते रहते हैं, ज्यादा पैसा आता रहता है जाता रहता है, तो इस पे तो कोई ब्याज नहीं देता है बैंक। बचत खाते पे कम ब्याज देता है बैंक, क्योंकि जो सैलरी वाले लोग होते हैं उनका जो बचत का पैसा होता है, जैसा कि नाम है सेविंग्स अकाउंट, तो ये जनरली यही अकाउंट खुलता है। इसके बाद देखिए सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट का जो अकाउंट होता है FD का, उसे सावधि जमा खाता कहते हैं। और इसके बाद आवर्ती जमा खाता यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो सबसे अधिक ब्याज जो होता है, जो फिक्स कर दिया गया अमाउंट, उस पे बैंक देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सावधि जमा खाता फिक्स डिपॉजिट पे सबसे अधिक ब्याज मिलता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से पांचों बहुविकल्पी प्रश्न आपने बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। इसके बाद देखिए दोस्तों अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। तो अनुपात चैप्टर में पहले ही मैं आप बता चुका हूं, पहले भी मैं प्रश्न करा चुका हूं इस तरीके का। देखिए अनुपात में जब भी हमको अनुपात लेना होता है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है 2 घंटे और 15 मिनट का अनुपात लेना है। किससे अनुपात लेना है, 45 मिनट से अनुपात लेना है, 45 मिनट से। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 2 घंटे 15 मिनट को हम
पूरा मिनट में बना लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 60 धन 15 यानी कि 135 मिनट यह टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 घंटे 15 मिनट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 135 मिनट अनुपात 45 मिनट। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब देखिए ये 45 से दोनों जगह काट देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। 3:1 का अनुपात जो है वह हमको मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है कि 2 घंटे 15 मिनट अनुपात 45 मिनट यह बराबर होगा किसके 3:1 के। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे आप। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 7 है। सेट है यह P, Q के सभी संभव उप समुच्चय लिखिए। सब सेट उप समुच्चय यहाँ पे लिखना है। कोई समुच्चय आपको दिया गया है, एक समुच्चय P, Q, इसका सब सेट लिखना है, उप समुच्चय लिखना है। तो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय क्या होता है पहले तो यह आप जान लीजिए। तो कोई भी अगर समुच्चय है, ठीक है, तो उसका उप समुच्चय जो होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसके सभी एलिमेंट्स इसी से बने होंगे। ठीक है, उसका जो इस समुच्चय का सबसेट होगा इसके पूरे जो एलिमेंट्स होंगे इसी समुच्चय से मिलके बने होंगे। जैसे यदि कहीं पे दो समुच्चय A व B में A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो तो A को हम B का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, कोई दो समुच्चय है A और B, ठीक है, और A समुच्चय का हर एक अवयव जो है वह B का अवयव है तो हम कहेंगे कि A जो है वह B का उप समुच्चय है। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इसी तरीके से उप समुच्चय अब हमें यहाँ पे लिखना है। तो उप समुच्चय लिखने के लिए तो सबसे पहला उप समुच्चय जो हो जाता है वह हो जाता है फाई, मतलब कोई अगर सदस्य नहीं है तो यह एक उप समुच्चय बनता है। ठीक, और उसके बाद दूसरा एक एक सदस्य से आप बना लीजिए। एक एक सदस्य से जैसे P का केवल बनाएंगे और केवल Q का बनाएंगे और साथ ही जो इसके बराबर P और Q का दोनों का बन सकता है। ठीक है, तो इसके बराबर वाले भी पद जो होंगे वह उप समुच्चय में आते हैं। ठीक है, और अगर उचित उप समुच्चय पूछेगा तो ये वाला नहीं आएगा। अगर प्रॉपर सेट पूछता है, प्रॉपर सबसेट पूछता है, प्रॉपर उचित उप समुच्चय पूछता है तो ये वाला नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे इस तरीके से यह 4 आएंगे। ठीक है, इनकी संख्या निकालने के लिए जैसे यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है, इसकी संख्या कैलकुलेट करने के लिए 2 के घाते n से कैलकुलेट करते हैं। n जहाँ पे नंबर ऑफ अवयव एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो कितने आएंगे 2 के घाते 2 4 सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो यही 4 सबसेट जो हो जाएंगे वह P, Q के हो जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है। 14 - 5x - x² का गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड कीजिए, चलिए देखते हैं। इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। देखिए दिया गया है 14 - 5x - x², तो इसको कितना लिख सकते हैं -x² - 5x + 14, इतना लिखा जा सकता है। अब इसी का गुणनखंड करना है। देखिए x² को हमने पहले लिख दिया। अब देखिए x² का जो गुणनखंड है और जो कांस्टेंट है इसका गुणा करेंगे -14 आ रहा है। तो अब -5x को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पे जो आए वह -14 आए और जोड़ने पे -5 आए। तो इस तरीके से -5x को कितना लिखा जा सकता है -7x और +2x। अब -x कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा x + 7 और फिर +2 कॉमन ले लीजिए तो x + 7 बचेगा और दोनों जगह x + 7 बचा है तो ये क्या हो जाएगा -x + 2, या इसी को लिख सकते हैं x + 7 और दूसरे ब्रैकेट में 2 - x, इतना भी लिखा जा सकता है। तो यही हो जाएगा इसका गुणनखंड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है। देखिए निम्नलिखित सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सारणी यहाँ पे चर का मान दिया गया है और कितनी बार वह चर आ रहा है
वह दिया गया है। ठीक है, तो जैसे 5 जो है वह 4 बार आ रहा है, 7 3 बार, 9 5 बार, 11 17 बार, 13 23 बार, 15 12 बार, 17 13 बार, 9 3 बार। तो अब यहाँ पे बहुलक क्या होता है, जो पद जो होता है, जो चर सबसे अधिक बार आया रहता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार यहाँ कौन सा आया, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी, तो 23 जो हो जाएगा वह सबसे बड़ी आवृत्ति है। और 23 किसकी आवृत्ति है, 23 बार कौन आ रहा है, तो 23 बार 13 आ रहा है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, 13, बहुलक 13 हो जाएगा। 23 बहुलक मत लिखिएगा, 23 तो आवृत्ति है, 13 है, 23 बार आ रहा है, तो कौन सा संख्या, कौन सा पद बहुलक हो जाएगा, 13 जो हो जाएगा वह बहुलक हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित संख्याओं को मूलों के रूप में व्यक्त कीजिए। मूल के रूप में मतलब कि जो रूट्स होते हैं उनके रूप में व्यक्त करना है। तो सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं, 6/17 जो है इसको मूल के रूप में लिखेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे और इसकी घात जो हो जाएगी वहां, यहाँ पे जो हर में 6/17 के घाते 1/9 है, तो यह 9 जो हो जाएगा यहाँ घात के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको कितना लिख सकते हैं, इसको देखिए कितना लिख सकते हैं, 61/325 और रूट लगा देंगे और घात, रूट की घात कितनी होगी, वर्गमूल, यह मूल की घात कितनी होगी, 17 होगी। इसके बाद देखिए यही इसका उत्तर हो जाएगा, बस इसी रूप में लिखना था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपए का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपए मिलेगा। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपए का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपए मिलेगा। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 350 रुपए दिया गया है और 4 वर्ष में बता रहा है कि 84 रुपए मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं की गई है, यहाँ पे साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 84 रुपए मिल रहा है। तो सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा PRT/100। अब देखिए अब वैल्यूज यहाँ पुट कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो है ब्याज वो 84 रुपए बता रहा है, मूलधन है 350, दर निकालना है हमको और समय दिया गया है कितना, 4 वर्ष और बटे में 100, यही दिया गया है। अब यहीं से सॉल्व कर लीजिए, आर को एक तरफ कर लीजिए, बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ अलग जगह कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा, 84 × 100 और बटे में हो जाएगा 350 × 4, शून्य शून्य कट जाएगा, 4 से 84 को काटेंगे 2 और 1 बार में कट जाएगा, 35 को 7 से काटेंगे 5 बार में, 21 को 7 से काटेंगे तो 3 बार में, फिर 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, 3 × 2 जो होगा 6, यानी कि 6% जो आ जाएगा इसका मान आ जाएगा। तो इस तरीके से दर कितना आ जाएगा, 6%। और यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब इसके बाद हम लोग रुक करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों का, और लघुत्तरीय प्रश्नों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा प्रश्नों में। ठीक है, थोड़े से अलग प्रश्न आपको दिखेंगे और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अभी तक मैं आपको इजी प्रश्न करा रहा था, अब इजी में ही थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न आपको यहाँ पे लघुत्तरीय में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। स्कोर सभी लोग अपना जोड़ते रहेंगे, लास्ट में कमेंट करेंगे। देखिए किसी सेना के पास 450 सैनिकों के लिए 16 सप्ताह का भोजन था, 6 सप्ताह बाद 50 सैनिक और आ गए, अब वह भोजन कितने सप्ताह तक चलेगा। अब यहाँ प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। कोई एक सेना है 450 सैनिकों की, जिन लोगों के लिए 16 हफ्ते का भोजन था। ठीक है, लेकिन 6 हफ्ते बाद क्या होता है कि 50 सैनिक और आ जाते हैं। इसका मतलब अब कितने सैनिक हो गए, 500 सैनिक हो गए। अब पूछ रहा है कि अब यह जो भोजन बचा है, राशन बचा हुआ है, वह कितने हफ्तों तक चलेगा। तो यह देखिए समानुपात का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस तरीके से हल करेंगे ये देखिए। अब देखिए पहले सिचुएशन क्या बोल रहा है कि 50 सैनिक जो हैं, 50 सैनिक 6 सप्ताह बाद आए हैं, बाद
आए हैं। तो यहां से लिख सकते हैं, अर्थात पहले 16 हफ्तों का राशन था, अब 6 हफ्तों का घटा लीजिए, 6 हफ्ते बीत गए हैं, तो 10 सप्ताह का 450 सैनिकों का राशन इस समय है। जितना राशन है, जितना भोजन है, वह आप समझ लीजिए कि 10 हफ्तों के लिए 450 सैनिकों के लिए पर्याप्त है। ठीक, अब 6 हफ्ते बाद, 6 सप्ताह बाद सैनिकों की संख्या अगर देखी जाए, सैनिकों की संख्या यह कितनी हो गई है? सैनिकों की जो संख्या हो गई है वह 450 प्लस 50 हो गई है, जो मैंने आपको बताया 500। अब 500 सैनिक हो गए हैं। तो एक तरफ आप लिख लीजिए सैनिक, आप लिख लीजिए सैनिक, और दूसरी तरफ लिख लीजिए कितने सप्ताह जो है वह भोजन चलेगा। तो देखिए पहले सैनिक थे 450, और कितने सप्ताह तक भोजन चलने वाला था? भोजन चलने वाला था 10 सप्ताह। 16 सप्ताह लिखने की गलती मत करिएगा, क्योंकि जब 50 सैनिक आए हैं तब की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक किया। तो 450 सैनिकों का भोजन जो है वह 10 सप्ताह का भोजन यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त था। अब जो है वह सैनिक हो गए हैं 500। अब कितने सप्ताह तक चलेगा? माना x सप्ताह तक चलेगा। अब देखिए सैनिकों की जो संख्या है वह बढ़ रही है। ठीक है, तो भोजन कितने समय तक चलेगा वह घट जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि ज्यादा लोग रहेंगे तो जल्दी खपत होगा भोजन का। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात है, एक राशि सैनिकों की संख्या अगर बढ़ रही है तो सप्ताह जो है वह घट रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे तीर जो होगा वह उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे? 450 बटे 500 और बराबर हो जाएगा x बटे, जिधर से तीर गया उधर से लिखेंगे x बटे 10। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तिर्यक गुणा हो जाएगा, x गुणे 500 बराबर हो जाएगा 450 गुणे 10। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 उधर जाएगा, 450 गुणे 10 बटे 500। तो शून्य से शून्य कट जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 से 45 में भाग होगा तो कितना आ जाएगा? 9 सप्ताह। यानी कि यहाँ पे अब जो 10 सप्ताह का राशन था, भोजन था, वह अब 9 सप्ताह चलेगा। तो यहाँ से आसानी से इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 है। यदि एक नगर की जनसंख्या 2,50,000 है, प्रदूषण के कारण जनसंख्या 5% पर प्रतिवर्ष कमी हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी रह जाएगी? अब इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। तो जो जनसंख्या है, एक नगर की जनसंख्या है, वह प्रदूषण के कारण या तो लोग पलायन कर रहे होंगे या कुछ लोगों की मृत्यु भी हो रही होगी। तो उससे जो टोटल कमी आ रही है जनसंख्या में हर साल नगर में, वह 5% की कमी आ रही है। तो पूछ रहा है कि अगर इस साल जनसंख्या 2,50,000 है तो अगले 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी रह जाएगी? अब देखिए यह कमी वाला क्वेश्चन आपने किया नहीं होगा, आपने बस निकाला है जनसंख्या बढ़ेगी तो किस प्रकार से निकालना है। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे क्या फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा अंतर करना है आपको। 2 वर्ष बाद जनसंख्या हमको निकालना है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर, जैसे मिश्रधन बराबर आप लोग लिखते हैं मूलधन, यानी कि वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या और ब्रैकेट में 1 और घट रहा है, कमी हो रही है, तो जो प्लस का चिन्ह हम लोग लगाते थे वहां पे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, और दर बटे 100 और घात में क्या रहेगा? समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यूज रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख और 1 माइनस दर कितनी है? 5% की है बटे 100, और कितने समय बाद पूछ रहा है? 2 वर्ष बाद। तो ये हो जाएगा देखिए 2.5 लाख और यहाँ पे 5 से
100 को काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, हर समान करेंगे 20 हो जाएगा और 20 का गुणा होगा यहाँ और -1 और घात में 2। ठीक, ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करिए, ये कितना आ जाएगा 19/20 के घात में 2। 19/20 के घात में 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। 2.5 लाख गुणे 19/20 के घात में 2 है, यानी कि 19/20 का 2 बार गुणा। तो अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2500 को 2 से काटेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1250। 1250 को भी 2 से काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 625। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए। तो अब 625 का गुणा होगा 19 में, फिर 19 का गुणा होगा। तो इस तरीके से 625 या 19 का जो स्क्वायर होता है वह कितना होता है, 361 होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 361 का गुणा कर लेंगे 625 में तो ये आ जाएगा 2,25,625। ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या रह जाएगी वह 2,25,625 रह जाएगी। ठीक है, पहले 2.5 लाख थी, अब लगभग 25 साढ़े 24,000 लोग कमी हो गई है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, दिया है log 2 की वैल्यू इतनी है और log 3 की वैल्यू इतनी है, तो 648 के घात में 5 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 648 के घाते 5 है, मतलब 648 का 5 बार गुणा, 648 का 5 बार गुणा, इसमें कितने संख्याएं आएंगी, कितने अंक की यह संख्या होगी, यह 5 बार गुणा हम करेंगे, निकालेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन लॉग के माध्यम से यह निकालना आसान होता है और यहाँ पे लॉग के माध्यम से आपको निकालने को कहा भी है, वैल्यूज भी दिया है इसीलिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से लॉग के माध्यम से 648 के घाते 5 निकाला जा सकता है। देखिए 648 का पहले तो हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे। 648 को 2 से भाग करेंगे तो 3 2 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 6 2, फिर 2 से भाग करेंगे तो 8 और 81, फिर 3 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 7, फिर 3 से भाग करेंगे 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3, फिर 3 से भाग कर देंगे। तो इसलिए 648 को देखिए कितना लिखा जा सकता है, 648 को लिखा जा सकता है 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 4, इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको इतना लिखा जा सकता है। अब इसी का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। लॉग ले लेंगे तो 2 के घाते 3, 3 के घाते 4 और पूरे के घाते 5। अब लॉग में जो घात होती है वह आगे गुणे के रूप में आ जाती है, आपको कई बार मैंने बताया। तो ये हो जाएगा 2 के घाते 3 और 3 के घाते 4। अब इसके बाद देखिए लॉग में अंदर जो a इंटू बी होता है वह लिखा जा सकता है अलग से log 2 द पावर 3 प्लस log 3 टू द पावर 4, इतना हो जाएगा। इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ब्रैकेट में log 2 द पावर 3 है तो 3 जो है वह घात में है जो कि बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 और यहाँ पे 4 जो घात है वह बाहर आ जाएगा तो log 3। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसके बाद वैल्यूज पुट कर दीजिए। log 2 और log 3 की जो वैल्यूज दी गई हैं, log 2 की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, 0.3013, 0.3013, फिर धन 4 गुणे 0.47712, ये वैल्यू दी गई है। इसके बाद देखिए अंदर ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लीजिए पूरा। तो देखिए 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9, फिर 3, फिर 0, फिर 9, तो 0.9039 ये हो जाएगा 3 का गुणा होने पे। देखिए 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, फिर 7 चौक 28 के 8, हासिल लगा 2, 28 2 30, हासिल लगा 3, फिर 4 चौक 16 और 3 19, तो ये कितना आ जाएगा 1.90848, ये वैल्यू आ गई। और दशमलव दोनों वैल्यूज जोड़ लीजिए दशमलव में तो ये आ जाएगा 2.81157।
ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद 5 का गुणा होगा, 5 का जब गुणा होगा इसमें तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 सत्ते 35, हाथ से लगेगा 3 और ये हो जाएगा 8 7 5 0 4 1 और दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14.05785। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो पूर्णांक आया है वह कितना है? पूर्णांक 14 है। दशमलव के पहले कितना है? 14 है। तो अंकों की जो संख्या हो जाएगी, जो अंकों की संख्या होती है वह n+1 होती है। मतलब पूर्णांक जो आया होता है उसमें एक जुड़ जाता है, यानी कि 14 धन 1 कितना हो जाएगा? 15। यानी कि अंकों की जो संख्या हो जाएगी वह 15 हो जाएगी। तो यहाँ पे 648 के घात में 5 में जो अंकों की संख्या होगी वह 15 होगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 140 पाई वर्ग सेमी है तथा आधार का व्यास 20 सेमी है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लंबवृत्तीय बेलन जो है उसका वक्र पृष्ठ दिया गया है और आधार का व्यास दिया गया है। बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए 15 है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? जो वृत्त में 2πr और इंटू हाइट 2πr/h होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है 140 पाई। 140 पाई दी गई है। और यहाँ पे क्या दिया गया है? जो व्यास है, आधार का व्यास है 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 2r की जो वैल्यू दी गई है वह 20 दी गई है, यानी r कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 140 पाई बराबर 2 पाई गुणे 10 गुणे h। यही h की वैल्यू निकालनी है, तो h को एक तरफ कर लीजिए, बाकी चीजें एक तरफ हो जाएंगी। 140 पाई और बटे में हो जाएगा 2 का गुणा 10 में 20 पाई। पाई से पाई काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 14 को काटेंगे 7। जो हाइट आ जाएगी, बेलन की जो ऊंचाई आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से आसानी से इसको हल कर लिया आपने। 7 सेंटीमीटर यहाँ पे जो बेलन की हाइट आ जाएगी। इसके बाद देखिए सिलेंडर की। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं और इसकी माध्यिका निकालना है। देखिए आयु दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इसकी माध्यिका किस तरीके से निकालेंगे यह देखिए। माध्यिका में मैंने आपको बताया कि चीजें अरेंज करना होता है पहले, तो यहाँ पे अरेंज फॉर्म में पहले ही दिया गया है 11 12 13 14 15 इस तरीके से, तो देखिए दिया गया है। अब इसके बाद देखिए संख्याएं दी गई हैं विद्यार्थियों की। अब इसको पूरा यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए एक सारणी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे समांतर माध्य निकालने में आपने सारणी बनाई थी उसी तरीके से यहाँ पे आपको सारणी बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो समांतर माध्य और माध्यिका में कंफ्यूज मत होइएगा। माध्यिका में हम लोग वह पद खोजते हैं जो बिल्कुल बीच में आता है और समांतर माध्य में हम लोग औसत निकालते हैं कि हाँ औसत वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसीलिए पिछले पेपर्स में मैंने समांतर माध्य के प्रश्न रखे थे, यहाँ पे माध्यिका का प्रश्न रखा है, बहुलक का प्रश्न रखा है। ठीक है, इसी सारणी के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए हल कर रहे हैं हम लोग। जो सारणी और बनती है, जैसे हम लोग समांतर माध्य निकालते समय बनाते थे सारणी 3 कॉलम बनाते थे, वैसे यहाँ भी बनेगी, जिसमें लिखा जाएगा आयु बारंबारता और तीसरा जो कॉलम बनेगा वह बनेगा संचयी बारंबारता का। तो देखिए आयु कितना है? 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है और बारंबारताएं कितनी है? 4 है, 3 है, 5 है, 4 है और 4 है। अब संचयी बारंबारता कैसे जोड़ते हैं, निकालते हैं? 4 पहले लिखा जाएगा, पहली बारंबारता वैसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो आया उसको अगली बारंबारता में जोड़ के फिर यहाँ लिख दीजिए। 4 और 3 7, फिर यहाँ पे 7 आया, इस 7 को 5 में जोड़िए और यहाँ पे लिख दीजिए 12। फिर 12 को 4 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे
16, फिर इस 16 को 4 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। तो संचयी बारंबारता इस तरीके से 20 आएगी और बारंबारता को भी आप जोड़ोगे तो 20 आएगा। अब इसके बाद देखिए आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता जो आ रही है 20, यानी कि 20 पद आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग माध्यिका में देखते हैं पदों की संख्या। हम लोग क्या देखते हैं? पदों की संख्या। ठीक है, तो कुल जो पदों की संख्या n आ रही है वह 20 आ रही है। 20 पद आ रहे हैं जो कि सम है, और सम पे माध्यिका का फॉर्मूला अलग लगता है और विषम पे अलग लगता है, यह मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में n/2वें पद का मान प्लस n/2 धन 1वें पद का मान। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 20। तो यहाँ पे 1/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 10वें पद का मान धन ये क्या आएगा? 11वें पद का मान। तो यहाँ पे अब मान रख लीजिए। 10वां पद कहाँ पे आ रहा है देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 7 पद आ चुके हैं और यहाँ पे 7 के बाद 8वां 9वां 10वां 11वां पद जो है वह इसमें 13 आई वाले में आया है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। 11 4 बार आया है, 12 3 बार आया है, तो 7 पद यहाँ तक आ चुके हैं। और 7 के बाद 13 13 13 13 13 5 बार आया है। तो 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां पद जो है वह 13 है। तो यहाँ पे हमको कौन कौन सा 10वें और 11वें पद का मान लिखना है, यानी कि 10वां और 11वां पद क्या है? 13 है, दोनों ही 13 है। तो यहाँ पे 1/2 और ब्रैकेट में 13 धन 13 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। यहाँ पे 26/2 कितना आ जाएगा? 13। माध्यिका कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। तो इस तरीके से माध्यिका निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17, x² - 8x + 15 को पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कीजिए। तो चलिए देखते हैं पूर्ण वर्ग किस तरीके से बनाते हैं। व्यंजक दिया गया है, वह दिया गया है x² - 8x + 15। ठीक, यहाँ पे अब इसको ध्यान से आप देखिए और एक फॉर्मूले को आप जहन में लाइए। जो फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक जगह आपको माइनस दिख रहा है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला जो दिखा रहा हूँ वह a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। ये होता है। अब होल स्क्वायर बना करके हमको क्या करना है? पूर्ण वर्ग बना करके, मतलब कि ये जो संख्या आपको दिख रही है इसको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। यह किसका वर्ग बन सकता है? इस फॉर्म में ला करके इसका गुणनखंड करना है। तो इस फॉर्म में यह कैसे आएगा? जैसे a - b का होल स्क्वायर लिखा है तो इसमें क्या क्या है? 3 पद हैं। ठीक है, a² है, -2ab है, प्लस b² है। अब देखिए यहाँ पे a² की जगह हमारे पास क्या है? x² है, और फिर -2ab की जगह अगर लिखना चाहें तो 8x को अगर लिखना चाहें तो 2 गुणे 4 गुणे x से हम लोग लिख सकते हैं, फिर धन 15 लिखा गया है। ठीक, अब देखिए x हमारे पास है ही x² से, और 2 तो आता ही है, और यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है? b की जगह 4 आ रहा है। तो हम लोग ये जो 4 आ रहा है इसी का वर्ग जो होता है वह जोड़ देंगे और घटा देंगे, यानी कि x² - 8x + 15 में हम लोग +4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए x² - 8x + 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर + 15। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? x - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा? 4 का स्क्वायर -16 और प्लस 15। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए x - 4 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। 16 में
-16 में धन 15 जुड़ेगा, -1 बच जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे इसको क्या लिख सकते हैं, x - 4 का होल स्क्वायर, और 1 को कितना लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा a² - b² का, जिसको हम लोग लिखते हैं एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो इसको अब लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x - 4 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 4 - 1। ठीक है, a की जगह देखिए क्या है, x - 4 है, और b की जगह कितना है, -1 है, b की जगह 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, x - 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x - 5। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से पूर्ण वर्ग अब आप लोग बना लोगे और इसके बाद पूर्ण वर्ग बना करके इसको सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 18 है। संलग्न चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है और कोण AOC 130 अंश है, तो कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र में देखिए O जो है वृत्त का केंद्र है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए A और C और B, ABC जो है इस पे बिंदु हैं वृत्त पे, और ये सभी मिलाती हुई रेखाएं हैं, OA, OC, AB और BC ये रेखाएं हैं। और बोल रहा है कि जो AOC जो कोण है, यानी कि यहाँ पे जो केंद्र पे बन रहा कोण है वह 130 अंश है। तो ABC कोण ABC इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है जो B बिंदु पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपने निकाला होगा, प्रमेय भी मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे एक जो बात ध्यान देने वाली है उसी बात को ध्यान केंद्रित करने के लिए मैंने आपको यह प्रश्न जो है वह करा रहा हूं। अब कई लोग क्या करेंगे, कई लोगों को पता होगा कि जो AC जो है वह एक जीवा है, और इसी जीवा द्वारा यहाँ पे भी कोण बन रहा है, परिधि पे भी और केंद्र पे भी कोण बना है। तो जो केंद्र पे बना कोण दूना होता है और यहाँ परिधि पे आधा हो, परिधि पे बने कोण का जो केंद्र पे बना कोण होता है वह 2 गुना होता है। 130 अंश का आधा करके कोण B पे आप कितना लिख दोगे, आप 65 अंश लिख दोगे। लेकिन यहीं पे गलती हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे गलती क्या होगी, आप 65 अंश इसको लिख दोगे, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हो कि AC जो है, AC जीवा जो है यह वृत्त को 2 भागों में काट रही है, और यह AC जीवा जो है यह जो छोटा वृत्त खंड है, छोटे वृत्त खंड में जो कोण बनता है वह कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। ठीक है, तो कोण ACB जो हो जाएगा, ABC जो हो जाएगा वह लघु वृत्त खंड में स्थित कोण है। ठीक है, तो कोण ABC क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है, और दीर्घ वृत्त खंड है वह केंद्र पर वृहत कोण बनाता है। ठीक है, ये जो दीर्घ वृत्त खंड है यह जो कोण बनाता है यह वृहत कोण यहाँ पे बनाता है। इस कोण की मान अगर हम लोग निकालें 360 - 130 अंश घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 230 अंश आ जाएगा यह कोण। और यह ABC जो होगा, कोण ABC जो होगा, कोण ABC यह आधा होगा किस कोण के, यह आधा होगा जो वृहत कोण है, वृहत कोण AOC के, वृहत कोण AOC के, यानी कि हाफ ऑफ 230 अंश, हाफ ऑफ 230 अंश, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 115 अंश आ जाएगा, जिसका 65 अंश गलती से आप लोग निकाल सकते थे, उसका मान कितना आएगा, 115 अंश। तो यह सही सॉल्यूशन होगा। ऐसी गलती आप मत करके आइएगा, गलती ना हो, इस वजह से यह प्रश्न मैंने आपको लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे सभी प्रश्नों को देख लिया। उम्मीद है दोस्तों कि सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। आपका स्कोर क्या रहा, कितने नंबर का आपका सही हुआ है, यह आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं भी जान पाऊं और बाकी सभी आपके सहपाठी भी जान पाएं। और कैसा रहा यह पेपर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मॉडल पेपर को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करना, यह तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको पता है कि यूट्यूब जो है वह ऐसे क्लासेस को सामने नहीं लाता, पढ़ाई वाली वीडियोस को सामने नहीं लाता, इसको आपको खुद शेयर करना पड़ता है। तो अधिक से अधिक शेयर करिए और
पढ़िए और सभी लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। और सभी विषय पढ़ा दिए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी बेहतर बनाइए। और हमारे ऐप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको सभी नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मास्टर क्लास और बिना प्रचार के सभी वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो ऐप को भी जरूर डाउनलोड करिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।